देखो, हमने जो जो पढ़ लिया है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उनका रिलेशनशिप विद लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन, ये तीनों बातें हम देख चुके हैं। और हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो रोटेट कराने के लिए जो उसकी डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी रोटेट कर जाएगी। ये क्यों रोटेट कर जाएगी? तो सीधी जाती है, उसको पकड़ के वहां खींच लो तो ये फिर मुड़ जाएगी, यहां से ये ऐसे मुड़ जाएगी। फिर इसको यहां से ऐसे फोर्स लगाओगे तो इधर मुड़ जाएगी। यहां जा रही है, यहां फोर्स लगाओगे तो इधर मुड़ जाएगी। फिर यहां पर जाती है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तब ये इधर मुड़ जाती है। तो पूरी तरह से घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स कहां से दिखाई देती है हमें? तो आंसर है वो फोर्स हमें सेंटर से दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई सेंटर से पकड़ के खींचता है, और ये ट्रू है। जब हम एक रस्सी से बांध के किसी पत्थर को घुमाएंगे तो रस्सी के मॉलिक्यूल खींचेंगे बाहर की तरफ, फिर उनको वापस आना है, तो वापस आने के लिए वो एक फोर्स लगाते हैं। और रस्सी की जो रेडियस है, ये रेडियस, ठीक, ये रेडियस कहाँ से स्टार्ट होती है? सेंटर से। मतलब सेंटर से पकड़ के रखते हैं और मॉलिक्यूल वापस इसको ऐसे खींचते रहते हैं कंटिन्यू। तो जो सेंटर से फोर्स लगा रहा है रोप के केस में, वो रोप के मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी जब कोई जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में हम ये मान के चलते हैं कि वेलोसिटी या तो कहें स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो डायरेक्शन के बदलने से ही तो एक्सेलरेशन आया ना, और वो जो डायरेक्शन के बदलने से एक्सेलरेशन आया वो एक्सेलरेशन हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें ये कहानी थी कि अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है और करते करते वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है तो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। और वो कौन सी स्पीड बढ़ाएगा? लीनियर, v1 से v2, 20 से 30 या 60। तो उसका ये सर्कल छूटकर एक बड़े सर्कल में आ जाएगा। और स्पीड नहीं बदली, डायरेक्शन कंटिन्यू बदल रही है, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब हम इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो यहां देखो, कोई भी एक्सेलरेशन हो, वो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आंसर है कि एक्सेलरेशन की मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डेल्टा लिखो या डी लिखो, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। इसका मीनिंग बहुत छोटा छोटा चेंज निकालता है, बहुत छोटा छोटा रेट ऑफ चेंज, और इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहां से ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अब ये सोचो, क्या वेलोसिटी का अमाउंट बदल रहा है? तो आंसर नहीं, केवल और केवल कौन बदल रहा है? डायरेक्शन। तो हम जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, वो फॉर्मूला डायरेक्ट वेलोसिटी को बदल के नहीं आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल के आएगा। लेकिन डायरेक्शन को बदलना, कैलकुलेशन, ये चीज कहां से लेकर आएंगे? तो इसको ना हम यहां से लेकर आएंगे और यहां से लेकर आएंगे। देखो, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या जानते हो? इस वाले फॉर्मूले से हम जानते हैं कि ये थीटा, ये आर और ये एक्स। इस वाले फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन में आर। और उसी थीटा के लिए वही सेम थीटा है, वेलोसिटी v1 से v2 हो गई, और स्पीड सेम है, तो ये x और स्पीड सेम है तो v। अब आप पूछ सकते हो कि ये तो सीधा दिखता नहीं है, x तो ऐसे करके घूम के, तो x तो ऐसे है, ऐसे क्यों माना? तो आंसर है कि अगर हम बहुत छोटा छोटा चेंज करते हैं तो उस छोटे से चेंज के लिए जो ये घूमेगा ये लगभग ऐसा रहेगा, और ये लगभग हमें कैसा दिखाई देता है? सीधा। तो इसलिए हमने इसको क्या माना? स्ट्रेट, क्योंकि ये बहुत छोटा चेंज है।
और छोटे से चेंज के लिए वो कितना रोटेट हो गया, कितना घूमेगा, हमें नहीं पता चलेगा। हम केवल इसको एकदम स्ट्रेट लाइन मानते हैं, क्योंकि सर्कल में भी जो सर्कल बनता है वो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा। लेकिन अब देखो, ये जो वेलोसिटी v1 से v2 हुई, तो इसमें हमारे पास अब इस टाइम आर्क कौन सी है, x है कि v है। तो आंसर है यहां पर अब जो आर्क है, जब वेलोसिटी v1 से v2 होती है तो क्या बदल रही है, डायरेक्शन ना। अब जब डायरेक्शन बदलेगी तो क्या होगा, एक हमने यहां पर क्या कर दिया था, हमने यहां पर इसको v1 इसको v2, डायरेक्शन बदली ही नहीं। और जब डायरेक्शन बदलेगी, अगर ये v है या v1 है और ये v2 है, तो इनका बदलना वो क्या कहलाता है, चेंज। ये देखो, ये v1 ये v2, तो वेलोसिटी किससे क्या हुई, तो आंसर है कि v1 से v2 हो गई। इसीलिए हमने ये देखा कि ये रही टेल और ये रही हेड, फिर हेड से क्या जुड़ी है, टेल, और फिर ये हेड, तो पूंछ पकड़ पकड़ के आए तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस केस में जो v1 है v2 है उसके बारे में सोचो। हमने बोला कि v1 और v2 तो सेम है, स्पीड नहीं बदली, तो वेलोसिटी जब बदली है वो क्या है, तो उसका बदलना जीरो होना चाहिए ना, v2 माइनस v1। वेलोसिटी का डेल्टा v कितना होना चाहिए, v2 माइनस v1 0। लेकिन सुनो, मैंने कहा कि v2 माइनस v1 नहीं, क्या है ये डेल्टा v, तो आंसर है डेल्टा v इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन बदली है, बस ये इसलिए डेल्टा v है। तो ये v2 माइनस v1 है क्या, नहीं, ये कौन सा है, डायरेक्शन के बदलने वाला डेल्टा v। तो इसलिए यहां से डेल्टा v, सोचो थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन में v। ये ठीक है। अब मैंने ये देखा कि मुझे इस एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूले में क्या चाहिए, डेल्टा v। तो यहां से डेल्टा v निकाल सकता हूं इक्वेट करके, तो वो क्या आ जाएगा, x अपॉन में r इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन में v। ये इक्वेशन को बनाना सीख रहे हैं, तो डेल्टा v की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब यहां देखो, ये डेल्टा v मैग्नीट्यूड का बदलाव है कि डायरेक्शन का, तो आंसर है डायरेक्शन का बदलाव है। अगर ये डायरेक्शन का बदलाव है तो इसलिए हम यहां पर इसको पुट कर सकते हैं, ये डायरेक्शन में चेंज, तो उसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा v की जगह पे x अपॉन में r इंटू में v। ठीक, और जो यहां पर d बाई dt है वो हमने यहां पर रख दिया। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या करता है, आंसर है रेट ऑफ चेंज निकालता है। जो क्वांटिटी बदल सकती है उसको बदलता है। बदलना मतलब क्या, तो आंसर है ये डी बाई डी टी किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट में बदलाव निकालता है। अमाउंट में बदलाव, अमाउंट का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड में बदलाव। तो यहां बताओ आर का मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या, ये जो रेडियस है, तो आंसर है नहीं बदलेगा। इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्योंकि ये कैसी है, तो आंसर है कि जब कोई बॉडी घूम रही है उसकी स्पीड कैसी ली है हमने, कांस्टेंट। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सर्कुलर मोशन करते वक्त स्पीड को क्या लोगे, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं लोगे तो क्या होगा, उसका सर्कल कंटिन्यू बड़ा होता जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो बदल केवल कौन सकता है, x। कैसे बदल सकता है, तो आंसर है x1 से x2, x2 से x3। तो इसका अमाउंट बदलेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt। ये क्या होता है, v। वेलोसिटी में जो पोजीशन में बदलाव क्या आता है, वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी यहां पर भी है, तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर अपॉन में r।
ये, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, v²/r। समझ में आया मैंने क्या क्या किया है? तो इसको ध्यान में रखना कि ये हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो हम क्या बोलते, ये v2 - v1 है, तो हम डायरेक्ट क्या मान लेते, यही फॉर्मूला। लेकिन डायरेक्शन बदली है, इसलिए इतना बड़ा हमने किया कैलकुलेशन। और इस ट्राइंगल में हमने जो पहले v/r लिया था वो v/r क्यों बदल दिया? तो आंसर है इसलिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन में चेंज, और वो डायरेक्शन में चेंज यहां पर पुट करेंगे। और फिर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने से आएगा, जो कि v²/r। ठीक, तो यहां पर आपका डाउट इसमें था ना, ठीक है। यहां पर जो हमने वैल्यू निकाली वो क्या थी कि डेल्टा v, और निकालेंगे तो v मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी देखना है हमें कि जो पोजीशन है वो बदली है ना, तो इसको हम डेल्टा x लिखेंगे, क्योंकि x1 से x2, तो डेल्टा x लिखो या dx लिखो, इसकी बात एक ही होती है। ठीक, अच्छा, तो हमने डेल्टा v को निकाला तो v मल्टीप्लाई में आ गया, v यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये क्या बन गया, dx/r इंटू में v। तो चाहे d लिखो चाहे डेल्टा लिखो, ठीक। डेल्टा और d में क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि ये बहुत छोटा छोटा चेंज होता है, और ये भी चेंज है, ठीक है, ये भी छोटा है और ये बहुत छोटा है, अप्रोचेस टू 0। अच्छा, इसके जब आगे पहुंचेंगे तो यहां पर एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। a इक्वल्स टू डेल्टा v, डेल्टा v की जगह पे क्या आ जाएगा, dx/r इंटू में v। तो इसको रिप्लेस करके ये पूरा आ गया, नीचे क्या बचता है, डेल्टा t, मतलब कि dt। अगर इसको d लिखते तो ये dt। अब इस केस में जो बदल सकता है वो केवल कौन है, पोजीशन। और पोजीशन का बदलना क्या कहलाता है, वेलोसिटी। यहां भी वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा v/r, और ये जो एक्सेलरेशन बनेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्शन के बदलने से आया। ठीक है, अब ना थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, वो टॉपिक को समझना। देखो क्या होता है, अगर कोई इंसान कोई बाइक चलाता है या कोई साइकिल चलाता है, और चलाते चलाते वो क्या करता है, उसको गाड़ी मोड़नी है। आपने भी कई बार किसी को देखा होगा, जब कोई बाइक चला रहा हो या फिर साइकिल चला रहा हो, तो जब वो गाड़ी मोड़नी है तो वो अपनी रफ्तार कम कर लेता है। क्या होगा अगर वो रफ्तार कम ना करे और रफ्तार बढ़ा दे तो आंसर है कि वह ऐसे केस में इसको घूम के ऐसे आना है, लेकिन रफ्तार बढ़ा देगा तो वो घूम के ऐसे नहीं ऐसे जाएगा। सही कहा ना मैंने, तो वो ऐसे जाएगा घूमकर। ये क्या हुआ, अगर वो ऐसे घूमेगा तो उसको क्या चाहिए कि रफ्तार कम करो, रफ्तार कम करो। ठीक है, अच्छा, रफ्तार कम करो, या तो आपकी जो रफ्तार है सीधे बदलने वाली, वेलोसिटी को बदलने वाली, उसको मत बदलो। मतलब कि वो आराम से चाहे तो ऐसे घूम सकता है। ऐसे केस में कब घूम सकता है, जब उसकी रफ्तार कम हो, दूसरा वो अपनी वेलोसिटी को ना बदले। लेकिन अगर ऐसे घूमते घूमते उसने स्पीड बढ़ा ली, तो वो इधर ना आके वो इधर ड्रैग होना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे। उसको जाना यहां है, रफ्तार बढ़ाने की वजह से यहां आ गया। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग। किसी में ड्रैग आ जाना। और इसी को क्या वो कहते हैं हम, तो सुनो, ये जो वेलोसिटी बदल रही है, ये कौन सी वेलोसिटी बढ़ाएगा। अभी तक हमने क्या सुना था कि अगर घूमना हो तो कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर वो ऐसे चला गया तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है। पहली चीज ये पूछो कि सेंट्रीपिटल क्यों आता है, डायरेक्शन के बदलने से। ये जो एक्सेलरेशन आया, ये जो उसने ड्रैग पाया, वो क्यों पाया, क्या डायरेक्शन के बदलने से या स्पीड के बढ़ाने से। तो आंसर है स्पीड के बढ़ाने से। कौन सी स्पीड बढ़ेगी, जब वो ऐसे जा रहा है तो उसने अपनी कौन सी स्पीड बढ़ाई है, लीनियर।
और लीनियर स्पीड बढ़ाते वक्त क्या वो सर्कुलर मोशन करेगा? तो आंसर है नहीं, ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर ये समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्यों नहीं करेगा। क्या होगा अगर ये उसकी रफ्तार ऐसे वाली बढ़ जाए? और ऐसे वाली रफ्तार कौन सी है? तो ये देखो, एक अगर सर्कल बनाए तो ये चीज क्या बनती है? टेंजेंट। ये टेंजेंट, ये भी क्या बन गई यहां से? टेंजेंट। तो हर पॉइंट पे क्या है? ये टेंजेंट। और ये टेंजेंशियल क्या कहलाएगा? देखो, अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रही है तो कौन सी वेलोसिटी है? ये लीनियर वेलोसिटी है। ये इस पे हमने एक टेंजेंट बना दी तो साफ साफ पता चलता है कि ये इधर जाता है, ये इधर रफ्तार बढ़ती है, ये इधर रफ्तार बढ़ती है। एक टेंजेंट बनाते, तो टेंजेंट बना के क्या पता चल रहा है? रफ्तार का बढ़ना। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आया? क्या डायरेक्शन के बदलने से? नहीं, सिंपल, किस लिए आया? क्योंकि क्या बदल गई? वेलोसिटी का अमाउंट, v1 से v2, और बस। अब अमाउंट बदलेगा तो इसका काम है अमाउंट बदलना, और अमाउंट बदल के क्या दे दिया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। खत्म हो गया। लेकिन यहां ये समझना जरूरी है कि क्या होगा जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो सर्कल में किस तरह का बदलाव आएगा। देखते हैं इसको, इस सर्कल में कैसा बदलाव। तो अक्सर ना हम जब भी किसी क्वांटिटी को देखते हैं तो उसका हम फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं और फिजिक्स में डायग्राम बना के चीजों को समझते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इसने अपनी आगे जाने वाली रफ्तार इसको बढ़ा लेता है वो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया, इसमें कितनी सारी क्वांटिटी है? एक तो इसमें सेंटर से की तरफ घूमने वाला एक्सेलरेशन है, दूसरा ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है, तीसरा अगर ग्रेविटी काम करे तो वो भी है। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन है कि बहुत सारे एक्सेलरेशन है। और जब किसी क्वांटिटी पर बहुत सारे एक्सेलरेशन काम करते हैं तो क्या करते हैं हम उसका कंपोनेंट बनाते हैं, मेन रिजल्टेंट। 2 से 1 बनाते हैं। ठीक, फिर जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचे, जैसे कि हमारे पास एक वेलोसिटी यहां पर है, एक वेलोसिटी यहां पर है, और एक वेलोसिटी यहां पर है, तो ये 3 हमारे पास वेलोसिटी बोलो या एक्सेलरेशन है, ये 3 इफेक्ट हैं। तो 3 इफेक्ट में से वो कहां जाएगी, किस तरफ काम करेगी? तो ऐसे के लिए क्या करते हैं? ऐसे के लिए हम सिंपल इसकी कैलकुलेशन करके ये पता करते हैं कि इन दो से एक बनेगा, फिर ये एक और ये एक, फिर इन 2 से क्या बनेगा? एक। तो 2 से 1, फिर ये 2, फिर उस वाले 2 से 1, फिर 1 बचेगा। तो क्या पता चल जाएगा? इसका नेट इफेक्ट, रिजल्टेंट। ऐसा करते हैं। चलो अभी ना एक पल के लिए छोटा सा मान लेते हैं कि ग्रेविटी काम नहीं करती है। अभी ग्रेविटी का केस लेंगे। अभी मानते हैं कि ग्रेविटी काम नहीं करती है, तो क्या होगा? तो ये देखो, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो तो आप जानते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और फिर ये जो वेलोसिटी बढ़ गई, ये वेलोसिटी का क्या बढ़ना कहलाता है? लीनियर स्पीड में इंक्रीज। तो इसकी वजह से भी एक्सेलरेशन और इसकी वजह से भी, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल, और इसकी वजह से जो है वो सेंटर। ये टेंजेंशियल क्यों है? क्योंकि टेंजेंट से ये हमने डायरेक्शन को निकाल लिया कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, टेंजेंट ड्रॉ किया, बन गया। सोचो अब यहाँ पर इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा? तो हम इसका निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। कैसे? तो एक क्वांटिटी यहाँ, एक क्वांटिटी यहाँ। तो हमने ये देखा कि ये इसकी टेल और ये टेल टू टेल मिलता है, और टेल टू टेल हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं।
कैसे करते हैं, टेल टू हेड या हेड टू टेल। तो हमने ना इसी चीज को यहां बना लिया या इसको यहां बना लो, ठीक, चलो कैसे भी कर लेते हैं। इस वाली क्वांटिटी को यहां बना लेते हैं। अब देखो ये हेड है, ये टेल है, तो हेड से टेल, अब ये ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो पूरी तरह से लाइन बन गया ना, हेड टू टेल। तो यहां पर यहां से यहां ये चीज क्या होगी, रिजल्टेंट नेट इफेक्ट होगा। इस तरफ क्यों होगा, तो आंसर है डायरेक्शन को देखो किस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इसलिए इसकी डायरेक्शन कहां होगी, यहां से यहां। फिर से ये हेड, ये टेल, फिर से यहां पर हेड, यहां पर टेल, फिर ये हेड आ गया। जैसे ये हेड आया इसकी डायरेक्शन उस तरफ है, जो रिजल्टेंट होगी उसको हम ऐसे रिवर्ट होके नहीं आ सकते, ऐसे और ऐसे जा सकते हैं बस। और फिर हम देख सकते हैं कि सामने क्या आ गई, इसकी हेड। तो इसकी हेड और रिजल्टेंट की हेड, दोनों हेड मैच करती है, ये दोनों हेड ऐड होती है, मिलती हैं दोनों। किस तरह से, तो एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। ये टेल है, ये हेड है, ठीक है, फिर हमने टेल बनाई, फिर हमने हेड बनाई, तो ऐसे से ऐसे आ गया। और जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट हम ऐसे नहीं बनाएंगे, फिर तो पूरा का पूरा सर्कल ऐसे हो जाएगा। और रिजल्टेंट कैसे बनता है, रिजल्टेंट ये ऐसे बनता है, ये यहां से शुरू करते हैं और यहां पर खत्म होता है। और अगर हम यहां बना देंगे तो क्या होगा, यहां बनाने से ये होगा कि बॉडी चल के ऐसे गई, लेकिन हमें दिख क्या रहा है, वो तो यहां पर आ गई। तो हमें इसकी डायरेक्शन को बदल के इधर कर देना है। जैसे कि अगर आपको किसी बॉल को उठाना है, तो आप यहां से ऐसे गए, यहां पर उठा लिया, या तो यहां से ऐसे गए उठा लिया। इससे डायरेक्शन कैसी है, ये रही, ठीक, डायरेक्शन ये रही। अच्छा, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो बताओ ये जो वेलोसिटी होगी जाने की, इसकी इधर होगी कि इधर होगी, ये किस तरफ जाएगा, इस पर कौन सा इफेक्ट होगा, इस पर जो इफेक्ट होगा वो ये वाला है। इसलिए सर्कल में घूमते घूमते ये कैसे आ जाएगा, ऐसे करके। लेकिन अगर उसकी ये बढ़ने वाली रफ्तार, ये बढ़ने वाली रफ्तार कम कर देगा तो क्या होगा, कम कर देगा तो ये उसने रफ्तार कम कर दिया। और क्या ज्यादा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ज्यादा है और टेंजेंशियल वाला कम है। कम का मतलब वो 10 की रफ्तार से आगे जा रहा था, उसको मुड़ना आया तो 9, 8, 7 रिटार्डेशन कर दिया, इसको कम कर दिया, कम कर दिया तो क्या हो गया, ये ऐसे। अब बताओ ये सर्कल के अंदर है कि बाहर, अंदर है। और यही तो होता है कि अगर आप जितना स्पीड कम करके मोड़ोगे तो उतनी तेजी से वो मुड़ती है, उतना ज्यादा रोटेशन इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर किसी सड़क पर हमें मुड़ना है और मुड़ने के लिए हमने रफ्तार कम नहीं किया, तो ऐसे घुमा दिया, तो बॉडी ये ऐसे जाएगी और टकरा के किसी डिवाइडर से या किसी दीवार से टकरा जाएगी। मुड़ना है तो ये ऐसे मोड़ दिया, ये आसान था, ठीक है। तो इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान देना होता है कि सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कैसे काम करती है। स्पीड बढ़ाओगे तो सर्कल को छोड़ के बाहर, और अगर स्पीड को मेंटेन रखोगे तो सर्कल में आएगा, या तो कहें सर्कल के अंदर आएगा। तो मोड़ते वक्त अपनी रफ्तार उतनी रखो जितनी आपको रखनी चाहिए, तभी आप सर्कल में आसानी से मुड़ पाओगे। ज्यादा कम कर दोगे तो केवल और केवल वो इधर आएगा, ऐसे जाना है, वो जाके सीधा टकरा जाएगा किसी दीवार से। कैसे टकराएगा, तो सुनो, रोड यहां से ऐसे जाने वाली है, मैंने बहुत कम कर दिया, यहां दीवार है, मैंने कम कर से दीवार में लग जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ये ऐसे चले गया, लेकिन थोड़ी और ज्यादा कर दूंगा तो ये ऐसे जाके वहां टकरा जाएगा। ये सारे इफेक्ट हम देख सकते हैं। और ये छोटा सा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ओके,
इसीलिए अब आपको एक बात मेरी बड़े अच्छे से सुननी है और ध्यान देना है। मैं ये कहूंगा कि अगर किसी बॉडी पर 3-4 इफेक्ट काम करें तो उसके कितने इफेक्ट चाहिए हमें? केवल एक इफेक्ट चाहिए। जैसे मानो कि पेंडुलम, उसको इधर, वो पेंडुलम कैसे घूमता है? तो पेंडुलम के घूमने की जो मोशन है वो ऐसे करके लगभग सेंटर की तरह दिखता है। और पेंडुलम की जो रोप होती है उसको कहां खींचेगी? मॉलिक्यूल अगर ऐसे खींचेंगे तो उसको वो ऐसे खींचेगी सेंटर की तरफ। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। और जब वो पेंडुलम ऐसे आएगा तो नीचे आते वक्त उसकी रफ्तार कितनी होती है? सुनो, यहां से ऊपर गया रफ्तार 0, और फिर जब नीचे आएगा रफ्तार बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते यहां पर बहुत तेजी से बढ़ती है। यहां तेज क्यों हो जाती है? तो आंसर है, इसके पास क्या है बढ़ने का? इनर्शिया। इसको कोई यहां पर रोकता है? नहीं रोकता है। जैसे कि अगर हम किसी पत्थर को यहां पर लेकर आते हैं और यहां से ऐसे छोड़ते हैं, तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है उसको ग्रेविटी उतना ही खींच रही है, और जितना ग्रेविटी खींच रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये बढ़ रही है नीचे की तरफ, यहां आ गया। यहां पर आके क्या ज्यादा है इसके पास? इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? सामने जाने का। तो ये इधर आना चाहता है निकल के, ये इधर आना चाहता है निकल के, लेकिन फिर इसको यहां कौन नहीं आने देता? तो आंसर है, इसको घुमाने वाला कौन है? पेंडुलम की रो। उसके मॉलिक्यूल वापस खींच लेते हैं, ऐसे तो काम करेगा ना, ठीक है। ये जो इफेक्ट हमारे पास आया ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर ये बहुत ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा ये, लेकिन हम इसको लिमिट में रखेंगे तो क्या होगा? लिमिट में रखेंगे तो लिमिट में रखा तो ये ऐसे बन गया। अच्छा, इस पर एक चीज और, जो ग्रेविटी काम कर रही है वो किस तरफ काम कर रही है? तो आंसर है कि अगर ग्रेविटी हमारे पास इसको ऐसे खींच रही है सपोज, ठीक, तो ऐसे मानो, ग्रेविटी तो नीचे काम करेगी, ये, हाँ, इन दोनों में ग्रेविटी इस पत्थर को नीचे खींचती है और ये ऊपर की तरफ है। तो मुझे सोच के बताओ किसकी पावर ज्यादा दिखती है, इसकी या इसकी? तो अमाउंट, लेंथ किसकी बड़ी है? इस वाले की। इस वाले की छोटी है। इसमें से, इस बड़े में से इतना पोर्शन काट दो। क्यों काट दो? एक ऊपर काम करता है तो एक नीचे, तो इसको इतना बड़ा ऊपर बना के ये कट कर दिया। तो ये क्या चीज है? ये है नेट एक्सेलरेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी। तो इतना बड़ा जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या है? वो नेट है। किसका नेट? दो क्वांटिटी का। दो कौन कौन सी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ग्रेविटी, यही होगा ना। और ये रफ्तार तो ऑलरेडी कम है, तो अगर हम इन दोनों का भी नेट निकालें तो इन दोनों का नेट किस तरफ आ जाएगा? ऐसे। समझ में आ रहा है कि पहले तो हमने इन दोनों का नेट किया तो इतना बड़ा हो गया, फिर अभी ये और ये दोनों बचे हैं। 3 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। 3 में से इन 2 से हमने 1 बना दिया, फिर 2 से हमने 1 बना दिया, तो ये बॉडी क्या करेगी? घूमते घूमते इधर इधर आ जाएगी। लेकिन अगर इसका मास और भी कम है, और भी ज्यादा छोटा है, तो उसके छोटे होने से क्या होगा? उसके छोटे होने से ये और छोटा हो जाएगा, ठीक। अगर मॉलिक्यूल के खींचने की रफ्तार ज्यादा है तो वो क्या करेगा? जैसे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, उससे एक पत्थर बांध दिया, पत्थर को ऐसे लटका दिया, बहुत भारी है तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे फेंका, और ऐसे फेंका तो वो ऐसे आएगा। स्प्रिंग क्या करेगी? स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींचेगी, लेकिन स्प्रिंग खींच नहीं पा रही है क्योंकि पत्थर बहुत भारी है। अब पत्थर हल्का कर दे तो क्या होगा? वो ऐसे आएगा और ऐसे आ जाएगा। पत्थर ऐसे तो आएगा ना, अगर हल्का हुआ तो, और अगर भारी हुआ तो
तो क्या होगा, भारी हुआ तो ये ऐसे, तब वो आराम से ऐसे और ऐसे करेगा। तो हमें क्या समझ में आया, जो चीज ऑसिलेट कर रही है वो हल्की होनी चाहिए कि भारी। ऑसिलेट करने के लिए भारी, या तो इसकी जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो दबे ना, जितनी है वो उतनी रहे, ना तो ज्यादा बढ़े ना तो ज्यादा कम हो, तो भी ये क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन। अगर ये ज्यादा दबेगी तो ये बहुत ऊपर खींच लेगी इसको, अगर ये पत्थर को ऊपर खींचेगी तो ये पत्थर ऐसे जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। लेकिन अगर ये खींचती नहीं है तो इतनी बड़ी रहेगी और पत्थर ऐसे और ये ऐसे घूमेगा। और यही तो होता है पेंडुलम के अंदर, कि जो भी पेंडुलम घूमता है उसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, फिक्स। अगर वो स्ट्रेचेबल हुई तो पत्थर पेंडुलम का ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, फिर वो ऐसे फिर ऐसे, उसको ऑसिलेट कराने के लिए इतनी बड़ी लेंथ। और हमने यहां पर क्या किया है, तो हमने यहां पर 3 क्वांटिटीज, पहले 2 बनाया ये, फिर 2 का हमने 1 बनाया, तो पत्थर ऐसे घूमेगा, ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? तो यही काम आपको भी करना है। कभी भी 3-4 क्वांटिटी के बेस पे आंसर मत देना, हमेशा क्या निकालोगे, रिजल्टेंट, फिर आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्लियर?